अब क्योंकि लाइट के बारे में अब तक हम लोग दो तरह की थ्योरीज पढ़ चुके। एक थ्योरी जो कि पहले हम पढ़ते थे, जिसको हम बोलते थे रे ऑप्टिक्स, कि जो लाइट होती है वो रे की फॉर्म में चलती है, वो किरण के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक एनर्जी जाती है। और उससे हमने बहुत सारी प्रकाश की बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन किया। इसके बाद हमने हाइगेंस थ्योरी भी पढ़ी, वेव थ्योरी भी पढ़ी लाइट की, कि जो प्रकाश होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित होने के लिए वेव पैटर्न में भी संचरित होता है, तरंग रूप में भी चल के जाता है। और तरंग रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन चलता है? तो वेव फ्रंट चलता है, तरंगाग्र चलता है। ये प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और उससे रिलेटेड कई सारी बातें जो हम पढ़ चुके, ये हाइगेंस ने सोची कि ऐसा होता है। अब हम ये थ्योरी को कैसे मानेंगे, क्यों मानेंगे हम इस थ्योरी को भाई? तो मैं पहले भी आपको जिक्र कर चुका हूं कि अगर कोई भी थ्योरी को हम तभी मानेंगे अगर ये वाली थ्योरी भी लाइट की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वन बाय वन उनको एक्सप्लेन करके दिखा दे। तो प्रकाश के जितने कैरेक्टर्स हैं, प्रकाश के जितने अभिलक्षण हैं, प्रकाश में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि परावर्तन, अपवर्तन। अभी आप आगे वेव थ्योरी में पढ़ेंगे तो लाइट में और सारे कैरेक्टर्स पढ़ने हैं हमको, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में सुपरपोजिशन एक पढ़ते हैं हम लोग, अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन से पर आधारित हम लोग प्रकाश की और घटनाओं को स्टडी करते हैं, जैसे कि व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। ये सब हम वेव थ्योरी में वन बाय वन धीरे धीरे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे सुपरपोजिशन के बेसिस पर। लेकिन हम इस थ्योरी को तभी मानेंगे कि हाँ, ये वाली थ्योरी भी सक्सेस है अगर ये प्रकाश के गुणों को एक्सप्लेन करने में सक्सेस रहेगी। तो अगर ये लाइट के जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनको ये एक्सप्लेन करती चली जाएगी, जैसे रे ऑप्टिक्स करता था, उसने परावर्तन करके दिखाया रे ऑप्टिक्स में, अपवर्तन करके हमको दिखाया। तो अगर हमारी वेव थ्योरी जो कि हाइगेंस ने बनाई, अगर ये वेव थ्योरी भी लाइट के गुणों को, लाइट के जितने भी अवलक्षण हैं उनको एक एक करके अगर उनको ये एक्सप्लेन करके हमको दिखाती जाती है, तो हम मान जाएंगे कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। लेकिन अगर ये प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत बना, अगर ये प्रकाश के गुणों को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, तो प्रकाश तरंग रूप में चलता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, हम ये नहीं मानेंगे। इसके लिए प्रकाश का जो ये वेव फॉर्म था, ये वेव रूप जो माना गया उसका, उसे प्रकाश के गुणों को एक्सप्लेन करके दिखाना होगा। तो प्रकाश के गुणों में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनमें से जो सबसे जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लाइट की, जैसे कि परावर्तन है और अपवर्तन, अब हम तरंग सिद्धांत की मदद से इनको एक्सप्लेन करके आपको दिखाएंगे। और अगर तरंग सिद्धांत ने प्रकाश के इन सारे गुणों को एक्सप्लेन कर दिया, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि हम मान जाएंगे कि प्रकाश किस रूप में चलता है, तरंग रूप में चलता है। और अगर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया तो भी हम मान जाएंगे क्या, कि वो तरंग रूप में संचरित नहीं होता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, क्या ये एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं कर पाता। तो प्रकाश का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है, लाइट की जो सबसे इनिशियल, जो बड़ा आसान सी प्रॉपर्टी है, परावर्तन, अपवर्तन, इनको हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका जो आर्टिकल रहेगा वो रहेगा तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। लिख लीजिए सभी लोग, प्रकाश के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या। प्रकाश के तरंग सिद्धांत से परावर्तन की व्याख्या।
तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या। इसको बहुत अच्छे से समझिए कि हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इसमें मैं पूरी एक्सप्लेनेशन लिखूंगा नहीं इसको टेक्स्ट में, बट आपके सामने मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए सभी लोग। ये मैंने एक परावर्तक पृष्ठ मान लिया, क्योंकि प्रकाश का परावर्तन हो इसके लिए हमको एक परावर्तक पृष्ठ चाहिए, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहिए। तो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, आप मान लीजिए मिरर है। ये एक परावर्तक पृष्ठ है एम डैश, ऐसा, क्योंकि तरंग सिद्धांत से हमको एक्सप्लेन करना है या रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना है, परावर्तन की व्याख्या करनी, इसलिए तरंग सिद्धांत में हम तरंग को लेके आएंगे, लाइट की वेव लेके आएंगे। अब प्रकाश की तरंग में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरित कौन होता है? तो आंसर है तरंगाग्र संचरित होता है। तो हम तरंगाग्र को लेकर के आएंगे। तरंगाग्र हमने मान लिया कि एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि ऐसे ऐसे चल के इसकी ओर आ रहा है, तिरछा। ये प्लेन वेव फ्रंट हम मान लेते हैं कि ये ऐसे एक प्लेन वेव फ्रंट है जो कि इस तरीके से तिरछा इस पर आपतित होगा। अगला वेव फ्रंट कहां पर होगा? अगला वेव फ्रंट यहां होगा। नेक्स्ट वेव फ्रंट इस जगह पर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वेव फ्रंट ये आएगा। नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां पर होगा? ऐसे। तो इस तरीके से ये प्लेन वेव फ्रंट्स ऐसे चलते हुए चले आएंगे। और अगर प्रकाश के संचरण की दिशा आपको देखनी है कि प्रकाश के संचरण की दिशा किधर की तरफ होती है, तो आप पहले से भी हम आपको बता चुके हैं कि प्रकाश के संचरण की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। तो अगर ये वेव फ्रंट ऐसे है तो इसके संचरण की जो दिशा होगी वो तरंगाग्र के लंबवत होगी। ये मैं ऐसे डायरेक्शन बना लेता हूं। ये प्रकाश के संचरण की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे आप प्रकाश की किरण भी बोलते हैं। तो अगर ये प्रकाश के संचरण की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा तो फिर ये किरण है। ऐसे ही एक लाइट रे मैं इधर भी बना देता हूं समझने के लिए। ये ऐसे, ये लाइट रे है और ये वेव फ्रंट एक एक करके ऐसे आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। एक वेव फ्रंट यहां पर भी मैं बना देता हूं तो थोड़ा सा समझना इजी होगा। इस जगह पर इस तरह से ये मैंने मान लिया एक वेव फ्रंट है ए बी। ये ऐसे तिरछा इस पर बढ़ता चला आ रहा था इस ओर। ये एक वेव फ्रंट, उसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और आते आते सॉरी, ये जो परावर्तक पृष्ठ है इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस परावर्तक पृष्ठ पर ये तरंगाग्र हैं, ये आते हैं। मैं यहां पर नोट कर देता हूं कि ये मैंने क्या बनाया हुआ है। इनको बोलेंगे आपतित तरंगाग्र। इंसिडेंट वेव फ्रंट्स हैं। और ये क्या शो करती है? ये प्रकाश के संचरण की दिशा प्रदर्शित करती है, इसलिए ये प्रकाश की किरण है। आपतित प्रकाश किरण। ठीक है, तो अब फिर से आते हैं। देखिए मैंने क्या किया, हमें तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन को एक्सप्लेन करना है कि तरंग सिद्धांत से प्रकाश का परावर्तन
कैसे होता है उसको। तो ये तरंग सिद्धांत में वेव फ्रंट ऐसे चल के आ रहे थे, ये तरंगाग्र हैं, ऐसे चलते चले आए और आ करके सबसे पहले तरंगाग्र का ये वाला जो पॉइंट है, देखो वेव फ्रंट इतना बड़ा है, इतना बड़ा वेव फ्रंट है, लेकिन वेव फ्रंट का जो सबसे पहला पॉइंट मिरर पे टकराता है, जो परावर्तक पृष्ठ पर सबसे पहले टकराता है, वो तो ये वाला हिस्सा है ना। वेव फ्रंट तो ऐसे चला आ रहा है इस तरह से, और आते आते वेव फ्रंट का सबसे पहले ये वाला पॉइंट परावर्तक पृष्ठ पर टकराया। उस समय वेव फ्रंट का दूसरा जो पार्ट था, दूसरा जो इंड था, वो यहां पर है, इस जगह पर है। तो जब ये पॉइंट टकराया, मैं इस पॉइंट को ए मान लेता हूं और इसको हम मान लेते हैं, सॉरी ये ए था ना, तो आप इसको ए मान लो और यहां पर ये टकराया आकर के, तो इसको आप बी लिख लो अपनी आसानी के लिए, इसको हम बी लिख लेते हैं। तो ये पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट बी है। आकर के सबसे पहले बी पॉइंट ने स्ट्राइक किया इस परावर्तक पृष्ठ को। उस वक्त जो तरंगाग्र का दूसरा सिरा था बिंदु ए, वो यहीं पर था। अभी भी इसने परावर्तक पृष्ठ को स्ट्राइक नहीं किया, परावर्तक पृष्ठ से ये टकराया नहीं। तो तरंगाग्र का जब बिंदु बी आकर परावर्तक पृष्ठ को स्ट्राइक करता है, उससे टकराता है, और जैसे जैसे ये तरंगाग्र ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो आप देख सकते हैं ये परावर्तक पृष्ठ के अन्य बिंदुओं से भी टकराता रहेगा लगातार। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, ये तरंगाग्र जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा, आप देखिए इसके ये वाले पॉइंट्स भी लगातार इस परावर्तक पृष्ठ से स्ट्राइक करते रहेंगे, ठीक। लेकिन क्योंकि सबसे पहले बिंदु बी ने परावर्तक पृष्ठ पर स्ट्राइक किया है, इसलिए आपने हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा हुआ है कि तरंगाग्र पर स्थित कोई भी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत का कार्य करता है। और नए प्रकाश स्रोत का काम क्या होता है कि वो अपने अंदर से प्रकाश तरंगों का उत्सर्जन करता है। किस तरफ करता है? आंसर है चारों ओर करता है। वो तो उसके लिए तो कोई एक तरफ बाधा नहीं है कि इधर नहीं जाएंगे उधर जाएंगे। हाँ, यहां पर ऐसा जरूर हो सकता है कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये लाइट को अपने अंदर से जाने के लिए, पार होने के लिए अलाउ नहीं करता। ये अपने अंदर से पार होने नहीं देगा इसको। अगर ये अपने अंदर से पार नहीं होने देगा तो इसकी प्रकाश की जो एनर्जी है वो इस सरफेस को पार करके नीचे नहीं आएगी, क्योंकि मिरर है और इसमें यहां पर पॉलिश लगी हुई है, तो ये पार होने नहीं देगा इसको। लेकिन क्योंकि ये एक नए लाइट सोर्स का काम करेगा, और नए लाइट सोर्स का काम क्या होता है, वो अपने अंदर से लाइट वेव्स को, नई लाइट वेव्स बनाता है। तो जैसे ही यहां पर टकराएगा, देखिए वेव फ्रंट का बिंदु बी जैसे ही परावर्तक पृष्ठ से टकराएगा, तुरंत यहां से वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। और वेव्स कैसे बनने लगती हैं आप जानते हैं, इस तरह की वेव्स बन बन के जाना शुरू हो जाती हैं, ऐसे चारों तरफ, नीचे नहीं आएंगी क्योंकि एक परावर्तक पृष्ठ है और वो तो नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो जब यहां से तरंगे बनना स्टार्ट होंगी, उस समय तरंगाग्र का दूसरा सिरा कहां पर है? ए पर ही है, अभी ये आगे नहीं है। और यहां से तरंगे निकलना स्टार्ट हो गई, तरंगे निकल के यहां पहुंच गई, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां से तरंगे निकलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहां से नई वेव्स भी बनेंगी और ये वाला तरंगाग्र का जो हिस्सा है ये लगातार आगे की ओर भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये तरंगाग्र का जो हिस्सा है ये लगातार क्योंकि आगे बढ़ते चला जाएगा, ऐसे, तो ये आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। बिंदु बी से सेकेंडरी वेवलेट्स भी कॉन्टिन्यूअसली निकल रही हैं और ये वाला पॉइंट भी आगे की ओर बढ़ते चला जा रहा है। हमने ये मान लिया कि जो तरंगाग्र इस माध्यम में चल के आ रहा है इसकी कोई ना कोई स्पीड होगी अपना, तो माना कि तरंगाग्र की चाल v है। आप ये एक दो लाइंस यहां लिख सकते हैं।
माना तरंगाग्र की चाल v है, ये हमने मान लिया कि जो वेव फ्रंट है वो v स्पीड से ऐसे आया। अब अगर v स्पीड से आया तो ये पॉइंट यहां पर ऐसा जाएगा और कुछ देर बाद जाके यहां पर वो टकराएगा। समझ आ रहा है? उतनी देर तक यहां से वेवलेट्स ऐसे ऐसे इस तरह से इससे जो वेवलेट्स होंगी वो निकलती रहेंगी उतनी देर तक। तो जिस समय बिंदु B यहां पर था उस समय बिंदु A यहां पर था। इसकी स्पीड v है, v स्पीड से आगे बढ़ता है। इस आप A डैश कर लो, इसको आप B डैश कर लो। हमने ये मान लिया कि बिंदु A को A डैश तक पहुंचने में t सेकंड लगते हैं। माना बिंदु A को A डैश तक पहुंचने में t समय लगता है। अब आप देखो A को A डैश तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? t डैश टाइम लगता है। अगर t डैश टाइम लगता है और स्पीड कितनी है इसकी v, तो A से A डैश तक की डिस्टेंस क्या होगी? इसलिए A डैश ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। स्पीड कितनी है v और A से A डैश तक पहुंचने में हमने कितना टाइम माना है लगेगा? t। तो A डैश जो डिस्टेंस होगी वो vt डिस्टेंस आ जाएगी, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुणे समय v इंटू टी। ओके, अच्छा, तो A को A डैश तक पहुंचने में vt टाइम लगा। उतनी देर तक यहां से तरंगे निकलती रहेंगी लगातार, और तरंगे चारों तरफ फैल के निकलती हैं तो ऐसे निकलती हैं। अब आप मुझे ये बता सकते हैं, जैसे मैं और अगर इसकी वेव्स बनाऊंगा, ऐसी इसकी अगली वेव बनेगी यहां पर, तो हमने क्या माना हुआ है कि जब वेव फ्रंट यहां पर ऐसे आया, सबसे पहले बिंदु B ने स्ट्राइक किया इसको, यहां से तरंगिका निकलकर चलना शुरू कर दिया। उस समय बिंदु A यहीं पर था। बिंदु A जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता गया, परावर्तक पृष्ठ के इन बिंदुओं से भी तरंगिकाएं निकल रही होंगी, लेकिन उन तरंगिकाओं को अब हम नहीं बनाएंगे, नहीं तो फिगर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। तो जैसे जैसे वेव फ्रंट आगे बढ़ता गया, इन बिंदुओं से भी तरंगिकाएं निकलती चली गईं। सबसे लास्ट में बिंदु A ने जाकर के इस पॉइंट से टकराया जाकर के, तो सबसे लास्ट में यहां से तरंगिका निकलना स्टार्ट होगी। यहां से यहां तक आने में उसको समय लग गया t, तो A से A डैश तक का जो डिस्टेंस है वो हमने मान लिया कितना होगा? vt, चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब थोड़ा सा सोचिए, A को A डैश तक आने में कितना टाइम लग गया? t, और उतनी देर में यहां से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही थीं वो भी तो कुछ दूर पहुंच गई होंगी। तो वो कहां तक पहुंच गई हैं? वो यहां तक पहुंच गई हैं। चारों तरफ फैलेंगी ना, वो फैल कर चलती। तो ये वाली तरंगिका जो यहां से सबसे पहले निकली थी वो यहां भी पहुंच गई, यहां भी पहुंच गई, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, हर जगह वो तरंगिका ऐसे पहुंच गई है। देखिए, थोड़ा सा इसको बहुत माइन्यूटली आपको समझना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। फिर से, जितनी देर में बिंदु तरंगाग्र का बिंदु A डैश पर पहुंचा है, उतनी ही समय में बिंदु B डैश से जो तरंगिकाएं निकल रही थी वो यहां तक पहुंच गई हैं। इधर की तरफ देखोगे यहां पहुंच गई है, इधर की तरफ देखोगे यहां पहुंच गई, इधर की तरफ देखोगे तो यहां पहुंच गई। ये कितनी दूर चली गई होंगी? सोचिए, ये कितनी दूर चली गई होंगी? ये वाला जो डिस्टेंस यहां से ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस होंगे तो सारे डिस्टेंस बराबर। कि अगर मैं बोलूंगा कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये सारे डिस्टेंस होंगे कैसे? बराबर आपस में, क्योंकि एक ही चाप तो है, एक ही आर्क है।
और अगर एक ही आर्क है और ये उसका सेंटर है तो सब जगह का डिस्टेंस कैसा होगा, बराबर। लेकिन अब मुद्दे की बात ये है कि डिस्टेंस होगा कितना आखिरकार। तो दूरी के लिए हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय फॉर्मूला लगाते हैं। चाल कितनी है इसकी, v लेनी है या चाल कुछ और लेनी है, क्योंकि ये आपतित तरंगाग्र की चाल हमने v मानी थी। अब ये तो तरंगाग्र जो निकल रहा है ये तो द्वितीयक तरंगिका यहां से निकलना शुरू हो गई ना, तो द्वितीयक तरंगिका की चाल भी v मानी जाए या कुछ और मानी जाए, कुछ और मान ली जाए। हाइगेंस का सिद्धांत पढ़ा है आपने, पन्ने पलट के देखिए क्या लिखा गया था उसमें। उसमें आपने लिखा था कि जो द्वितीयक तरंगिकाएं होंगी उनकी चाल, उनकी तरंग दैर्ध्य और उनकी आवृत्ति बिल्कुल ठीक वही होती है जो आपतित तरंगाग्र की होती है या जो प्राथमिक तरंगिकाओं की होती है। तो अगर प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल v है तो ये जो द्वितीयक सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनकी चाल भी कितनी होगी, v के बराबर होगी। और अगर ये t समय में यहाँ 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 ऐसे पहुंच गई हैं तो ये कितनी दूर निकल आई हैं, vt डिस्टेंस पर ये भी निकल आई हैं। कुछ ये बात समझ आई कि नहीं आई? भाई आप खुद देखें ना, किस वेलोसिटी से ये तरंगाग्र ऐसे बढ़ रहा है इसकी तरफ, v वेग से। हमने क्या माना कि जब बिंदु B सबसे पहले इससे टकराया है उस समय बिंदु A यहां पर था। जब बिंदु A यहां पर था उस समय यहां से सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू हो गई, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट्स बनना शुरू हो गई उस समय पॉइंट A यहां था। उसके बाद का सोचो, उसके बाद का सोचिए कि A को A डैश लगातार बढ़ रहा है इसकी तरफ, लेकिन कुछ तो वक्त लगेगा इसको A डैश तक जाने में। तो A को A डैश तक पहुंचने में हमने मान लिया कितना समय लगेगा, t समय लगा। तो A से A डैश तक की दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल हो गई v और समय यहां से यहां तक हमने माना लगा है t, तो A से A डैश तक का डिस्टेंस कितना हो गया, vt। उतने ही समय में, उतने ही समय यानी कि कितने समय में, उतने ही समय t में, क्योंकि जब पॉइंट A यहां पर था उस समय तरंगिका निकल पड़ी थी यहां से, तो वो तरंगिका जब यहां से निकल पड़ी तो बन कैसा चाहता, फैलते हुए जा रही होगी। तो जब वो ऐसे फैलते हुए जा रही होगी तो उतने ही समय में वो तरंगिका कुछ आगे तक चली गई होगी। मैंने मान लिया कि वो तरंगिका ऐसे यहां तक निकल के आ गई, ठीक है। अब जितने समय में A डैश तक पहुंचा है उतने ही समय में B डैश से जो तरंगिका निकली वो ये वाली है। अब बात ये आती है कि कितनी दूर निकल गई होगी ये, दूरी की बात करना चाहते हैं। तो दूरी के लिए फिर से वही फॉर्मूला हमने लगाया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। और मैं यही बात कर रहा था कि कौन सी चाल लेनी है, क्या हम v चाल ही ले लें या चाल कुछ बदल गई होगी। अब इसकी आंसर है वही चाल होगी। द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल वही होती है अगर एक माध्यम में है तो। अगर तरंग एक ही माध्यम में है तो द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल भी वही होती है जो प्राथमिक तरंगों की है। तो क्या इसने माध्यम बदला अपना, पहले भी ऊपर था मीडियम 1 में और नीचे माध्यम तो बदल के नहीं गया, ये ऊपर ही माध्यम में है। तो ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इनकी चाल भी v ही होगी। अगर इनकी चाल भी v होगी और t समय में ये तरंगिका निकल के यहां पर आ चुकी है तो ये कितना दूर निकल आई है, आंसर है दूरी बराबर चाल गुणे समय। फिर से करिए, चाल v और समय कितना t, तो चाल गुणे समय v इंटू t। इसका मतलब ये तरंगिका भी कितनी दूर निकल आई है, ये तरंगिका भी vt दूर निकल आई है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, vt। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ये भी vt डिस्टेंस है क्योंकि एक ही आर्क तो है। और ये सारे डिस्टेंस यहां से यहां तक के, इस आर्क तक के, इस चाप तक के सारे डिस्टेंस vt के बराबर है, ठीक। अब एक बात तो क्लियर है कि जो बिंदु A है, जितनी देर में बिंदु A डैश तक पहुंचा है उतनी देर में B से जो तरंगिकाएं निकल के चल रही थी वो इन जगहों पर सब जगह पहुंच गई हैं। इससे ऊपर नहीं है, इससे नीचे नहीं है, यहां तक मैक्सिमम वो पहुंच के जा चुकी हैं,
अब ए डैश पर अभी अभी पहुंचा है, उस समय बी से निकलने वाली तरंगिकाएं यहां तक आ चुकी हैं। हमको अगला वेव फ्रंट बनाना है, नेक्स्ट वेव फ्रंट बनाना है। नेक्स्ट वेव फ्रंट कैसे बनाते थे आप याद करें, अगर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो ऐसे ही अपनी तरंगे बनाते हैं चारों तरफ। हम अगला तरंगाग्र कैसे बनाया करते हैं, अगला तरंगाग्र बनाने के लिए हम इन सभी तरंगों का क्या बना देते हैं, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच देते, एक एनवलप खींच देते हैं इनका ऐसे, और ये हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट बन जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है। ऐसा ही हमने इसका भी एग्जाम्पल बताया था बिंदु प्रकाश स्रोत का। अगर हमारा लाइट सोर्स एक पॉइंट जैसा है तो ये यहां तक वेव फ्रंट पहुंचा और इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट किसकी तरह बिहेव करने लगा, एक नए प्रकाश स्रोत की तरह। अब अगर आपको नेक्स्ट वेव फ्रंट चाहिए तो इन सभी का क्या बना दें, एक एनवलप, सभी को स्पर्श करता हुआ एक सरफेस बना दें, वो अगला तरंगाग्र को प्रदर्शित करने लगता है। अब मुझे अगर इस वक्त इस टाइम पे अगर नेक्स्ट वेव फ्रंट चाहिए कि अगला वेव फ्रंट आखिरकार है कहां पर, तो मुझे भी उभयनिष्ठ ये खींचना पड़ेगा सरफेस, एक कॉमन टेंजेंट मुझे बनानी पड़ेगी, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। उससे हमें अगले तरंगाग्र का आइडिया मिलेगा, अगला तरंगाग्र मुझे मिलेगा। ठीक है, अब कैसे बनाया जाए ये थोड़ा ध्यान से देखने की चीज है कि इस वक्त ये वाला पॉइंट कहां पर है, ए डैश पर, और बी डैश से जो द्वितीय तरंगिका सबसे पहले चल पड़ी थी वो कहां पर है, वो इन जगहों पर है। ठीक है, अब मुझे पॉइंट ए डैश और ये जो एक चाप आप देख रहे हैं इसकी एक कॉमन टेंजेंट बनानी है, एक ऐसी स्पर्श रेखा बनानी है जो दोनों को टच करती हुई जाए। कैसे बनाई जाए, अगर हम इससे यहां पर मिला देंगे इसको तो क्या ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि तो इस चाप को काट देगी। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो चाप को क्या करती हुई जाए, स्पर्श करती हुई जाए, काटे नहीं उसको, तो ये कॉमन टेंजेंट नहीं होगी। क्या हम यहां पर मिला दें अगर इस पॉइंट ए डैश से इसको, तो क्या वो कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। कॉमन टेंजेंट ऐसी होगी जो ए डैश से अगर बनाएं तो ये वाली चाप को वो क्या करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए, टच करते हुए जाए। तो हमने ट्रायल एंड एरर करके पता लगाया कि ये टेंजेंट हम कहां बना सकते हैं, तो हमने देखा कि ये वाली टेंजेंट हम इस जगह बना सकते हैं। आप देखिए ये वो चाप थी, यहां से मुझे एक टेंजेंट बनानी थी इस चाप पर, और आप देखें अब ये चाप को बिल्कुल क्या करते हुए निकल जा रही है, इस पर, और ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इस चाप पर एक यूनिक पॉइंट है। यूनिक पॉइंट का मतलब ये है कि ये बिंदु यहां भी हम नहीं ले सकते थे और ये बिंदु को हम यहां भी देखो कहीं नहीं ले सकते, क्योंकि हमको क्या चाहिए, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा हमको चाहिए। और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा ऐसी हो जो अगर यहां से ड्रॉ की जाए तो इस चाप को क्या करती हुई जाए, स्पर्श करती हुई जाए। तो ये वाला पॉइंट आप यहां 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 या इधर कहीं भी नहीं ले सकते। आप अगर इन जगहों पर कहीं भी पॉइंट ले लेते हैं और फिर आप ए डैश से इसको मिलाते हैं तो वो चाप को स्पर्श करते हुए नहीं जाएगी, बल्कि वो चाप को क्या कर देगी, काट देगी। जबकि हमें अगला वेव फ्रंट पता लगाने के लिए, अगला वेव फ्रंट पाने के लिए क्या करना होता है, स्पर्श रेखा बनानी पड़ती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से इस चीज को बता दूं, बस यहीं पर थोड़ा आपको बड़े अच्छे से समझना है। एक बार फिर से आप देख लें और आप समझ भी रहे हैं उतनी देर से, तो आप मुझे पहले ये बताएं कि ए जो पॉइंट है वो टी समय हमने ले लिया, उसको लगे, और वो इस समय कहां पर है, ए डैश पर। और सबसे पहले वेवलेट्स निकलना शुरू कहां से हुई थी, बी डैश से निकलना प्रारंभ हुई थी।
जिस वक्त ये वाला तरंगाग्र का ये वाला बिंदु ए डैश पर है, उस समय इससे निकली तरंगिका कहां पर है? तो आंसर है इससे निकली तरंगिका वीटी दूरी पर है। तो वीटी दूरी पर इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, कि पूरे में ऐसे है, पूरे में ऐसे है। क्योंकि तरंगिका जब निकलती है तो किसी एक दिशा में थोड़ी चलती है, वो तो फैल के चलती है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। हाँ, तो फैल के चलती है तो नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि नीचे ये कौन सा पृष्ठ लगा हुआ है? परावर्तक पृष्ठ, और ये तरंग को जाने के लिए अलाउ नहीं करता, इसलिए नीचे नहीं गई। तो यहां से निकले तरंगिका उतनी ही देर में ये इन जगहों पर है। तो इन सारे बिंदुओं को हमने मिला दिया तो एक चाप बन के आ गई। तो इस वक्त ये वाला बिंदु यहां पर है, यहां से निकली तरंगिका ये चाप के रूप में आपको दिख रही है। अब अगर हमें अगला तरंगाग्र चाहिए तो हाइगेंस के नियम से इन दोनों के बीच हमको क्या बनानी पड़ेगी? एक कॉमन टेंजेंट बनानी पड़ेगी, एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनानी पड़ेगी। तो हमने बिंदु ए डैश और इस चाप के बीच में एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाने की कोशिश की, तो वो स्पर्श रेखा मुझे ये वाली मिली। देखो, वो वाली जो स्पर्श रेखा हमको मिली, वो ये स्पर्श रेखा हमको मिली। और मैं वही आपको बार बार बता रहा हूं कि ये इस जगह पर टच करके ऐसे जाता है, इस पॉइंट पर। अगर ये पॉइंट मैं यहां के बजाय यहां ले लेता और फिर मैं इससे मिलाता, तो क्या ये इसको टच करके जाती? टच करके नहीं जाती, वो तो काट देती। अगर ये पॉइंट यहां के बजाय मैं यहां ले लेता तो भी क्या स्पर्श करते हुए जाती? फिर जब हम इसको मिलाते तो भी वो स्पर्श करते हुए नहीं जाती, वो भी काट देती। तो ये पॉइंट इस चाप पर एक इकलौता ऐसा पॉइंट होगा, एक यूनिक पॉइंट होगा। इसके अलावा ऐसा पॉइंट पूरी आर्क पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये हमने इसको मिला दिया। अब जब ये हमने इसको मिला दिया तो हाइगेंस का प्रिंसिपल क्या आप कहता है? आपने कॉमन टेंजेंट बना ली, तो हाइगेंस का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये जो कॉमन टेंजेंट बनी हुई है, यही कॉमन टेंजेंट आपका अगला वेव फ्रंट है। नेक्स्ट वेव फ्रंट यही है। इसका हम कुछ नाम रख देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं सी नाम रख दो आप इसका, ठीक है? तो ये हमारा नेक्स्ट वेव फ्रंट था। ये वेव फ्रंट अगला यहां रहा होगा, अगला यहां, लेकिन उसके बाद अगला वेव फ्रंट देखो ऐसा मिला हमको, देख रहे हैं आप? अब अगर मैं आपको बोलूंगा कि इसके बाद वाला वेव फ्रंट बताओ कहां है, इसके बाद का वेव फ्रंट कहां है, तो आप कैसा बनाएंगे? वेव फ्रंट आपस में कैसे होते हैं? समांतर। लेकिन तरंग संचरण की दिशा के कैसे होते हैं? लंबवत। तो आपस में तो समांतर होंगे। तो ये एक तरंगाग्र हमको मिला, इसका जो अगला तरंगाग्र होगा वो इसके कैसा होगा? समांतर ही तो होगा। तो हम ऐसा 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 किसी भी दिशा में बना देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक तरंगाग्र है, तो इसका जो अगला तरंगाग्र होगा वो इस पहले तरंगाग्र के समांतर रहना चाहिए। तरंगाग्र के समांतर, लेकिन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा। तो अगर मैं अपनी सुविधा के लिए पहले तरंग संचरण की दिशा में बना दूं तो ये मेरे लिए और भी सुविधाजनक होगा इसको आगे बढ़ाना। ये मैंने तरंग संचरण की दिशा बना दी, देखिए। ये तरंग संचरण की हमने दिशा बना दी। ऐसे तरंग संचरित होते हुए जा रही है। इसको थोड़ा सा और मैं सही से बना देता हूं, ऐसे। ये तरंग संचरण की दिशा है, यानी कि ये क्या है? किरण है। अब अगर अगला वेव फ्रंट आपको चाहिए तो पहले वेव फ्रंट के समांतर उसको रहना चाहिए, पहले तरंगाग्र के समांतर, ऐसा, इसके समांतर। उसके बाद का वेव फ्रंट इसके समांतर, तो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा इसके पैरेलल, और नेक्स्ट वेव फ्रंट कहां पर होगा? इसके समांतर। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत, लेकिन अपने पिछले तरंगाग्र के समांतर, ऐसे। तो ये इस तरफ निकल जाएगा,
ये तरंगाग्र ऐसे चला गया, तो ये क्या है देखो, देखिए ये तरंगाग्र आकर टकराए थे, तो कौन से तरंगाग्र थे? आपतित तरंगाग्र। अब ये तरंगाग्र आकर टकरा रहे हैं या वापस जा रहे हैं? तो ये कौन से तरंगाग्र हैं? ये उनको बोला जाएगा परावर्तित तरंगाग्र कहा जाएगा इन्हें, परावर्तित तरंगाग्र। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट इनको कहा जाएगा। और ये क्या चीज मैंने बनाई है यहां पर? ये तरंगाग्र के लंबवत है, इसका मतलब ये तरंग संचरण की दिशा को व्यक्त करती है, इसलिए ये परावर्तित प्रकाश किरण है, परावर्तित प्रकाश किरण है ये। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप एक चीज देखो कि आपतित तरंगाग्र कैसे आया था। आपतित तरंगाग्र ऐसे आया, मैं इसको ऐसे करके आपको दिखाता हूं। आपतित तरंगाग्र ऐसे आया, ऐसे, और परावर्तित तरंगाग्र ऐसे जा रहा है। देखा आपने कैसे गया? फिर से एक बार देख सकते हैं, ऐसे ये आया, टकराना शुरू हो गया। जैसे जैसे टकराता गया, इन बिंदुओं से भी द्वितीय तरंगिकाएं निकल रही हैं, लेकिन हमने उनको दिखाया नहीं। ऐसे आया और फिर वापस लौटा, तो वापस कैसे लौटा? ऐसे नहीं लौटा, ऐसे आके ऐसे नहीं लौटा, ऐसे आया और ऐसे वापस लौटा। देखा आपने कि इस तरह से ये आया और ऐसे वापस लौट गया, तो तरंग क्या हो गई? परावर्तित हो गई। लेकिन परावर्तन सिर्फ इतने से प्रूव नहीं होता। परावर्तन का नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। तो अगर परावर्तन प्रूव होगा, अगर आप वो करके दिखाते हैं तो आप देखें ध्यान से कि क्या होना चाहिए इस पे। हाँ, अब इसको थोड़ा हमको समझना है जरा। इसको एक काम और भी करेंगे कि यहां से हम इसको मिलाना चाहते हैं। आप देखें, ये वाला पॉइंट हम इसको ऐसे मिलाएंगे, इस जगह से यूं। ये हालांकि पूरा ऐसा सीधा जाना चाहिए, इसको मैं बना देता हूं थोड़ा चित्र पे। ऐसे, ठीक। आप जरा ध्यान से देखिएगा, बी डैश से सी तक का डिस्टेंस आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा? देखो और बताइए, बी डैश से सी तक का डिस्टेंस कितना होगा? VT। आपको समझ में आ रहा है ये क्यों VT होगा? क्योंकि ये वही वाली तो चाप है, वही वाली आर्क है। अगर ये वही वाली आर्क है तो बी डैश से यहां तक का डिस्टेंस VT होगा। ठीक है, अच्छा, ये भी हमने मिला दिया इसको। अब एक आध चीजें इसमें और देखनी है हमको। जैसे एक तो ये देखना है कि जब ये तरंगाग्र आकर इस पे टकराया था पृष्ठ पे, तो तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ से जिस कोण से टकराएगा उसका नाम हम रखेंगे आपतन कोण। ध्यान से सुनिए मेरी बात फिर से। आपतित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ से आकर जिस कोण से टकराएगा उस कोण का हम क्या नाम रखेंगे? आपतन कोण। तो कहां है आपतन कोण? यहां पर ये आपतित तरंगाग्र है, ये वाला आपतित तरंगाग्र है। ये आपतित तरंगाग्र इस परावर्तक पृष्ठ से जिस एंगल से टकराएगा उस एंगल का नाम होगा आपतन कोण। कहां है वो एंगल? ये आंसर है, ये है वो एंगल। दिखाई दिया सबको? ये है वो कोण, ये आपतित तरंगाग्र है, ये परावर्तक पृष्ठ है, तो ये वाला एंगल है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ये आपतन कोण है, और आपतन कोण को कैसे प्रदर्शित करते हैं आप? आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के साथ जितना कोण बनाते हुए परावर्तित होगा वो वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। तो परावर्तित तरंगाग्र कहां पर हैं? ये वाले हैं। अब परावर्तित तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ के साथ कितना कोण बनाता है उसको देखिए।
ये वाला एंगल बनाता है, इसको हम बोलेंगे परावर्तन कोण, आर। आर से प्रदर्शित करेंगे तो ये आई होगा और ये कौन सा होगा, ये आर एंगल हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई। अच्छा, अगर हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि I इज इक्वल टू आर है तो परावर्तन प्रूव हो जाएगा। लेकिन जब तक हम ये करके नहीं दिखाते हैं तब तक आपकी बात मानी नहीं जाएगी। तो हम इसको कैसे करेंगे? हाँ, एक चीज और मुझे प्लीज आप बताएं, ये एंगल कितना होगा, और इस एंगल के बारे में भी बताइए कितना होगा। ये क्या चीज है? ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन क्या है? तरंगाग्र है कि नहीं है? अरे ये ऐसे आ रहा था कि नहीं आ रहा था? तरंगाग्र है ये। और ये लाइन क्या है? ये तरंग संचरण की दिशा, जिसे आप क्या नाम से क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण। तरंगाग्र और किरण दोनों के बीच कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो तरंगाग्र और किरण के बीच यहां पर एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। अब ये बताएं कि ये क्या चीज है? ये भी तरंगाग्र है। और ये क्या बताया गया, ये क्या चीज? ये प्रकाश किरण। तो तरंगाग्र और प्रकाश किरण के बीच यहां भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, ये दो एंगल तो हमने देख लिए, एक ये 90 हो गया, एक ये 90। यहां पर तरंगाग्र से लेकर और यहां तक का एंगल आपतन कोण आई, और परावर्तित तरंगाग्र से लेकर परावर्तक पृष्ठ तक के बीच का एंगल परावर्तन कोण आर। अब मैं दो त्रिभुज यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, आप भी गौर करिए। कौन कौन सा ट्रायंगल? एक त्रिभुज में लेना चाहता हूं बी डैश ए डैश, त्रिभुज बी डैश ए डैश, तथा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज देखिए बी डैश ए डैश एक लिया, दूसरा त्रिभुज बी डैश सी ए डैश, अगला त्रिभुज है बी डैश सी ए डैश में। आप ध्यान से देखिएगा, दो ट्रायंगल मैंने लिए, बी डैश ए डैश, दूसरा बी डैश सी ए डैश। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में आप एक चीज देखिए, दोनों में ये एंगल कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल बी डैश ए डैश, एंगल बी डैश ए डैश इज इक्वल टू एंगल बी डैश सी ए डैश, एंगल बी डैश सी ए डैश। ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो ये दो कोण बराबर हो गए आपस में। अच्छा, इन दोनों त्रिभुजों में अगर ये 90 डिग्री के कोण हैं तो 90 डिग्री के ठीक सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। अगर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री कोण है तो पक्का ये दोनों समकोण त्रिभुज बन गए। अगर ये समकोण त्रिभुज बन गए तो 90 के ठीक सामने की भुजा क्या हो गई? कर्ण। तो कहां है 90 के ठीक सामने की भुजा? ये है बी डैश ए डैश। अब आप गौर से देखें, इस त्रिभुज का कर्ण बताएं मुझे, बी डैश ए डैश वाले त्रिभुज का कर्ण बताइए हमको, बी डैश ए डैश। और इस त्रिभुज का बी डैश सी ए डैश, इसका भी तो एंगल 90 डिग्री का है, इसका कर्ण बताइए मुझे। इसका भी कर्ण बी डैश ए डैश है, यानी कि कर्ण दोनों के लिए कॉमन है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? साइड बी डैश ए डैश इज इक्वल टू साइड बी डैश ए डैश। और ये साइड दोनों के लिए कैसी है? कॉमन है। कॉमन है और उसके साथ ये क्या चीज है? दोनों त्रिभुजों की कर्ण है, हाइपोटेनियस है दोनों ट्रायंगल्स का ये। ठीक है, इन दो त्रिभुजों में एक एक एंगल बराबर हो गया, दोनों त्रिभुजों की एक भुजा कॉमन हो गई। और बताइए मुझे, अगर आपने पूरा समझा है तो बता देंगे, ए से ए डैश तक का डिस्टेंस कितना है? ए से ए डैश तक का डिस्टेंस वीटी, बी डैश से सी तक का डिस्टेंस वीटी। ये क्यों वीटी हुआ?
क्योंकि बी डैश से टी समय में ये चाप पूरी यहां तक बन के आ गई थी। तो अगर बी डैश से हम सी तक की दूरी पूछेंगे तो वो भी वी टी है। हमने इसको लिखा था क्या कहीं पर? नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं। तो ए से ए डैश तक का डिस्टेंस कितना है? साइड ए डैश, और दूसरी साइड कौन सी है? साइड ए डैश और साइड बी डैश सी। साइड बी डैश सी, ये दोनों साइड्स भी आपस में कैसी हैं? बराबर। क्यों बराबर है? क्योंकि इनमें से प्रत्येक भुजा किसके बराबर है? वी टी के बराबर है। ये बात समझ में आती है ना कि आप जबरदस्ती हाँ बोले दे रहे हैं? ये समझ में आ गया ना दोनों साइड्स आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि जितनी देर में ए डैश तक आया था उतनी देर में तो बी डैश सी तक आया है, और चाल दोनों की बराबर है तो दोनों की दूरियां भी बराबर हो जाएंगी। ठीक। अब ये जो दो त्रिभुज मैंने आपको दिखाए हैं, एक त्रिभुज बी डैश ए डैश और बी डैश सी ए डैश, आप देख सकते हैं उन दो त्रिभुजों में उनकी तीन चीजें आपस में बराबर हो चुकी हैं। और आपको मालूम है ये तीन चीजें कौन कौन सी थी? ध्यान से देखिएगा जरा। ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। इसके बाद ये कर्ण है, और उसके अलावा इन दोनों त्रिभुजों के एक एक भुजा बराबर हो गई है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के त्रिभुज होंगे? समरूप त्रिभुज होंगे या सर्वांग सम त्रिभुज होंगे? दोनों हो जाएंगे। यहां जब तीन चीजें बराबर हो गई हैं तो हम इन दोनों त्रिभुजों को बोल सकते हैं कि ये सर्वांग सम त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं ये? सर्वांग सम त्रिभुज हैं। और सर्वांग सम होने के लिए तो कई रूल लगते हैं, उनमें से कौन से रूल से ये सर्वांग सम है? तो आंसर है ये है RHS रूल से सर्वांग सम है। ये RHS रूल आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? फिलहाल इतनी जानकारी को देखते हुए हम एक बात तो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखें। अतः RHS रूल से दोनों त्रिभुज यानी कि कौन से त्रिभुज? बी डैश ए डैश और बी डैश सी ए डैश, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम ले ही रहे थे। RHS रूल से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज होंगे। सर्वांग सम त्रिभुज हैं। सर्वांग सम को अंग्रेजी में कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं दोनों, ठीक है। और ये RHS रूल का क्या मतलब है? RHS रूल का मतलब होता है R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, H है हाइपोटेनियस, और S का मीनिंग है साइड। इसका मतलब है अगर कोई दो समकोण त्रिभुज आपके पास हैं, कोई भी दो समकोण त्रिभुज आपके पास हैं, वो दोनों समकोण त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाएंगे अगर राइट एंगल का मतलब है 90 डिग्री, ठीक है। उनके दो कोण, एक दोनों त्रिभुजों का एक एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का। दोनों त्रिभुजों का कर्ण बराबर हो आपस में, दोनों त्रिभुजों की एक साइड बराबर हो। तीन भुजाएं होती हैं ना, तीन भुजाएं और तीन कोण। तो इसमें मुझे क्या क्या चाहिए? दो त्रिभुज अगर हैं तो दोनों का अगर एक एक कोण 90 डिग्री का है, दोनों के आपस में कर्ण बराबर हैं, और दोनों के आपस में एक भुजाएं ऐसी हैं जो बराबर हैं, तो फिर RHS रूल से हम बोल सकते हैं कि वो वाला त्रिभुज कैसा त्रिभुज है? वो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज है। और सर्वांग सम को कैसे लिख सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल बी डैश ए डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डैश सी ए डैश। ऐसे इसको लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हैं? सर्वांग सम। ये कॉन्ग्रुएंट का साइन बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर दो त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया है तो सर्वांग सम त्रिभुजों में एक रूल होता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज हैं तो उनके बाकी संगत पार्ट भी जो आपस में होंगे वो भी कैसे होंगे? बराबर। तो इन दोनों त्रिभुजों को क्योंकि सर्वांग सम हमने प्रूव कर दिया है तो इनके जो शेष संगत भाग बचे होंगे वो भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। अतः
बाई CPCT इन त्रिभुजों के अन्य संगत भाग भी बराबर होंगे। अन्य, हाँ लेकिन याद रहे संगत भाग, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, अन्य संगत भाग भी इसके बराबर होंगे। ये CPCT क्या है? CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। CPCT का मतलब क्या होता है? CPCT का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये होता है, आप देखें CPCT, ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। तो देखो कौन सा पार्ट किसके बराबर हो जाएगा। मुझे बाकी पार्ट्स की तो जरूरत नहीं है, लेकिन एक हिस्से की जरूरत है, एक एंगल की जरूरत है। आप ध्यान से देखोगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के जस्ट सामने ये तो क्या बन गया? और इसके लिए भी कर्ण का काम यही कर रहा है। एक साइड ए डैश और बी डैश सी ये आपस में बराबर हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा हूं कि ये वाला एंगल ध्यान से देखना, इस त्रिभुज का बी डैश ए डैश का ये वाला एंगल और बी डैश सी ए डैश का ये वाला एंगल, ये भी दोनों आपस में कैसे होंगे? बराबर, क्योंकि ये कैसे भाग हैं? दोनों त्रिभुजों के संगत पार्ट हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इसलिए ये भी दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। आप थोड़ा गौर से देखिएगा भाई, मैं फिर से आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। ये एंगल दोनों के 90 डिग्री के हैं, ठीक है, इनकी बात हो गई। दोनों त्रिभुज है और दोनों का एक एक कोण 90 डिग्री का, इनकी बात हमने कर ली। इसमें ये वाली जो भुजा है, ये वाली भुजा ए से ए डैश तक की, वो इस भुजा के बराबर हो गया। बराबर हुआ कि नहीं हुआ? बी डैश सी तक। तीसरा, ये कॉमन हो गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये भुजा इसके बराबर है कि नहीं है? तो इन भुजाओं के सामने के कोण भी तो आपस में बराबर होने चाहिए। याद आया आपको? तो इस भुजा के सामने का कोण कौन है? बताइए देखकर मुझे। ए डैश जो भुजा है, इसके सामने का एंगल कौन? इसके सामने का एंगल आई। और ये जो भुजा है बी डैश सी, इसके सामने का कोण कौन? आर। तो आई और आर भी तो आपस में बराबर होने चाहिए। देयरफॉर आई शुड बी इक्वल टू आर। आई क्या था? आई है आपतन कोण, और आर क्या है? तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आ गया, और आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण आना ही तो किसकी निशानी है? परावर्तन की। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, और आपतन कोण अगर परावर्तन कोण के बराबर है तो ये तो किसका नियम है? परावर्तन का। इसका मतलब है परावर्तन के नियम फॉलो हो रहा है यहां पे। अगर परावर्तन के नियम का पालन हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? कि परावर्तन की व्याख्या हो गई। अगर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं आ पाता तो हम, इसका मतलब क्या होता कि परावर्तन की व्याख्या नहीं कर पाए। लेकिन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर आ गया, इसलिए परावर्तन सिद्ध हुआ। कि क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है। हाँ, इसमें एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जो ए बी है यहां पर, ये ए बी क्या चीज है? आपतित। हालांकि चित्र में मैंने सब कुछ लिख दिया है, पर फिर भी अलग से मैं लिख देता हूं, आपतित तरंगाग्र है, ठीक। और दूसरा ये ए डैश सी क्या चीज है? परावर्तित तरंगाग्र है।
परावर्तित तरंगाग्र, दोनों क्योंकि एक ही माध्यम में है, मीडियम चेंज यहां नहीं हुआ है, इसलिए दोनों की चाल आपस में कैसी रहेगी, बराबर रहेगी, दोनों की स्पीड सेम रहेगी। और इस तरह से हमने प्रूव करके आपको दिखाया कि आपतन कोण किसके बराबर है, परावर्तन कोण के। और आप देखें हमने किसकी मदद से आपको प्रूव करके दिखाया, तरंगाग्र की मदद से। तरंगाग्र वाली थ्योरी वेव थ्योरी है या रे थ्योरी है, वेव थ्योरी है। इसका मतलब हमने अब परावर्तन आपको किस थ्योरी से प्रूव करके दिखाया, वेव थ्योरी से प्रूव करके दिखाया, तरंग सिद्धांत से प्रूव करके दिखाया। बात समझ में आई। अब आप एक चीज सोच सकते हो कि अगर आपतित तरंगाग्र का पृष्ठ के साथ कोण आई होता है, तो रे ऑप्टिक्स में तो हमने पढ़ा है कि अभिलंब के साथ किरण का कोण आई होता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है, आपने कोण ही गलत माने हैं इसलिए आ गया आपका। आप ऐसे सोच सकते हो। फिर से मैं आपको, देखो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं कि आप क्या सोच सकते हैं। आप ये सोच सकते हैं कि किरण में हम लोग आई किसको मानते थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आई मानते थे। आपने आपतित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण आई माना है, तो आपने एंगल गलत माने हैं, इसीलिए आपका आ गया। आप ऐसे ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, तो मैं उसको भी आपको करके दिखाता हूं कि देखिए हमने गलत लिया है या सही लिया है। ध्यान से देखिएगा, ये परावर्तक पृष्ठ है, हम ज्यादा नहीं बना के दिखाएंगे। ये हमने क्या बनाया है, आपतित तरंगाग्र, और आपतित तरंगाग्र और परावर्तक पृष्ठ के बीच का एंगल ही तो हमने कितना लिया है, आई। लेकिन किरण में क्या होता था, किरण में आपतित किरण और अभिलंब के बीच का एंगल आई माना जाता था। कुछ याद आ गया? तो आप ये सोच सकते हैं कि यहां पर एंगल ही गलत लिए गए। तो अब हम आपको ये करके दिखाते हैं ताकि ये मन का आपके इल्यूजन भी दूर हो जाए। आप ध्यान से देखिएगा, ये कोण आई है, ये क्या चीज है, आपतित तरंगाग्र, और ये क्या चीज है, आपतित किरण। आपतित किरण, आप एक चीज और पहले लो, उससे पहले ये क्या चीज है, परावर्तक पृष्ठ, और ये हमने क्या बनाया है, वेरी गुड, अभिलंब। अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच का कोण कितना होगा, पहले तो ये हमको बताइए। अभिलंब इस परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया है, तो अभिलंब से यहां तक का ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 होगा, उसमें से ये आई हम हटा देंगे, तो ये कोण कितना बचेगा। अब बताएं, इतना तो क्लियर है सबको कि नहीं क्लियर है? फिर से, ये है तरंगाग्र और ये आप परावर्तक पृष्ठ के साथ आई कोण बनाता है, ये हमने माना है। ये है प्रकाश किरण और ये अभिलंब हमने पृष्ठ पर खींचा। अगर ये पृष्ठ पर अभिलंब है तो यहां से और पृष्ठ तक के बीच का एंगल 90 डिग्री। उस 90 में अगर ये वाला नीचे वाला हम हटा देते हैं तो इतना ही बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये कितना बचेगा, 90 में आई माइनस किया, 90 माइनस आई बचा। अब फिर से ध्यान से देखो, इनके बीच का कोण बताओ। ये तरंगाग्र है, तरंगाग्र है, ये क्या चीज है, आपतित किरण। तो किरण और तरंगाग्र के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है, 90। अब तरंगाग्र और किरण के बीच का अगर कोण 90 है तो पूरा इतना बड़ा एंगल 90 है, और 90 में ये 90 माइनस आई हटाओगे तो कितना मिलेगा आपको, ये वाला मिलेगा। और 90 में 90 माइनस आई माइनस करिए, 90 में माइनस करिए 90 माइनस आई, बाहर माइनस है, अंदर के निशान चेंज हो जाएंगे। 90 से 90 कैंसिल हो गया, कितना मिला। और इसी को, ये क्या है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, आपतन कोण, तो वही वाला आ गया आपतन। अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं समझ में आया? तो हमने कोण गलत नहीं माने हैं, हमने कोण भी वही लिए हैं, एंगल भी हमने सारे वही लिए हैं, और उन्हीं सबको लेते हुए ये चीज हमने यहां पर प्रूव करके आपको दिखाई। इस तरह से आपने देखा कि हमने वेव थ्योरी का सहारा लेकर प्रकाश का परावर्तन आपके सामने प्रूव किया। तो तरंग सिद्धांत से परावर्तन प्रूव हो गया, लेकिन
केवल एक गुण प्रूव कर दो और हम तरंग सिद्धांत को मान जाएंगे, ऐसा नहीं है, और भी गुणों को प्रूव करके दिखाया जाए। तो अब हम आपको इसके बाद क्या करके प्रूव करके दिखाएंगे, अपवर्तन भी प्रूव करके दिखाएंगे, लेकिन अब उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।